Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. बदलाव है। इस देश की राजनीति एक अहम मोड़ पर खड़ी है। एक तरफ आप देखिए 10 साल की सरकार है नरेंद्र मोदी की और यूपी में 7 साल की सरकार हो गई आदित्यनाथ योगी की। इन सरकारों से जनता त्रस्त हो गई। हमने ये देखा कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी इन्होंने उस पूरी जनता के सेंटिमेंट को आवाज दी। वो राहुल और अखिलेश की जोड़ी ने उत्तर प्रदेश की माहौल की फिजा बदल दी है। और मैं अप्रत्याशित बात न कहूं तो 4 जून को उत्तर प्रदेश पूरे देश के लोगों को बेचैन करने वाला है। इतनी मासूमी से जब वो टीवी इंटरव्यू में बैठते हैं तो प्रधानमंत्री भी बोलते हैं मैं भी हिंदू मुसलमान नहीं करता। 24 घंटे नहीं बीता है और अगली रैली में जाकर के वही प्रधानमंत्री कहते हैं कि देखो भैया ये सारा मुसलमानों को 15% लोगों को, बयान है प्रधानमंत्री का। मेरा यकीन ये कहता है कि अगर बीजेपी बेईमानी न करे तो बीजेपी 50 सीटों से अंदर है यूपी में। 30 से ज्यादा सीटें यूपी में गठबंधन जीतने जा रहा है। इंडिया गठबंधन के पास मल्टीपल ऑप्शन है जो अपने पहले बीजेपी को सत्ता से बाहर करेगा और फिर एक टेबल टॉक होगी और देखिएगा शाम को मीडिया वालों को बुला के कहा जाएगा कि हमने ये फैसला ले लिया है, फला प्रधानमंत्री बनेंगे, फला रक्षा मंत्री बनेंगे, फला विदेश मंत्री बनेंगे, गृह मंत्री बनेंगे। डॉक्टर लोहिया कहते थे कि रोटी पलटी न जाए तो जल जाती है और मुझे लग रहा है कि जनता रोटी खाना चाहती है, रोटी जलाना नहीं चाहती। इस वक्त न्यूज़ तक की टीम है लखनऊ में और लखनऊ में क्या मिजाज है, चुनाव है, देश भर में हम जा रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि चुनावी मूड आखिर क्या है। हमारे साथ एक बेहद ही चर्चित प्रोफेसर आपने जिनका नाम सुना होगा, लक्ष्मण यादव। अलग अलग कारणों की वजह से चर्चा में आप रहे, दिल्ली यूनिवर्सिटी से डिसकंटिन्यू करना पड़ा, अब क्या कर रहे हैं? शुरुआत इससे ही करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका और न्यूज़ तक के तमाम लोगों का। तो जिस वजह से यूनिवर्सिटी से निकाले गए उसी काम को और तेज कर दिया है। वो वजह केवल ये थी कि हम इस देश में संविधान की बात करते थे, सोशल जस्टिस की बात करते थे और हम ये कहते थे कि ये देश किसी एक पार्टी या एक विचारधारा का नहीं होना चाहिए, नफरत न हो और सबको सबका हिस्सा मिले। तो वो सोशल जस्टिस की लड़ाई, संविधान बचाने की लड़ाई नौकरी में रहते हुए करते थे। ये बात शायद आरएसएस के लोगों को और सत्ता को नहीं पसंद आई तो उन्होंने नौकरी से निकाल दिया। तो अब हमने ये तय किया कि ये वजह ऐसी है कि जिसको रोका नहीं जा सकता और इस वजह को जो कि समाज बदलने की लड़ाई है, समाज परिवर्तन की लड़ाई है, उसी को तेज कर दिया है। तो इस इलेक्शन में हम ओपनली संविधान बदलने की बात करने वालों के खिलाफ काम कर रहे हैं। किसके साथ काम कर रहे हैं? इस समय एक ये मुश्किल वक्त था कि आप जिसके खिलाफ है वो बात तो समझ में आती है, फिर आप किसी के पक्ष में भी होते हैं तो पक्ष में न्यूनतम सहमति पर अधिकतम एकता वाला वक्त है। तो हमने ये देखा कि जो इंडिया अलायंस बना हुआ है इसके मुद्दे, चाहे वो युवाओं के मुद्दे हो, महंगाई, बेरोजगारी, अग्निवीर, किसानों का कर्जा माफ, एमएसपी की गारंटी, 30 लाख नौकरी, पेपर लीक को रोकना और उसके बाद फिर जाति जनगणना कराना, संविधान बचाना। जब ये मुद्दे हमने देखा कि इंडिया अलायंस के लोगों के पास हैं तो हम मुद्दों के आधार पर तो नेचुरली उनके साथ खड़े होंगे। तो हमने ओपनली फिर इंडिया अलायंस के लोगों के साथ कैंपेन करना शुरू किया कि संविधान बचाने के लिए और जनता के मुद्दों पर इस चुनाव को लड़ा जाए। समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं फिलहाल? मैं अभी आज की तारीख में किसी पार्टी का मेंबर नहीं हूँ। ये रिश्ता जो है वो वैचारिक रिश्ता है। समाजवादी पार्टी आज की तारीख में उत्तर प्रदेश का सबसे प्रमुख विपक्षी दल है। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने पिछले दिनों लगातार कई वर्षों से अपनी राजनीति में जो बुनियादी उसूल बदले हैं वो समाजवाद को बहुत करीब ले जाता है कि पीडीए की बात करना, यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की बात करना, जाति जनगणना की बात करना और बाबा साहब अम्बेडकर और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के विचार को एक करके एक समाजवादी दुनिया बनाने का ख्वाब। तो इसने मुझे आकर्षित किया कि हाँ ये वो दल है जिसके साथ जुड़ करके काम किया जा सकता है, बशर्ते कि आज तक मैं उसका मेंबर नहीं हूँ, लेकिन विचारधारा से हमारा एक रिश्ता बना हुआ है। कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, आज की तारीख में कांग्रेस पार्टी न्याय और संविधान की बात करती है, तो हमारा एक नेचुरल अलायंस बना हुआ है। उस मुद्दे का अलायंस, इस विचारधारा के अलायंस के साथ हम खड़े हैं। कैंपेन में आप जगह जगह जा रहे हैं, अखिलेश यादव के साथ भी मुझे लगता है मन साझा कर रहे हैं, बात हुई है कभी उनसे? हाँ, बात होती रहती है। अब उनके मंच पर भी बात तो यही हुई, शुरुआत यहीं से हुई। मैं नौकरी से निकाला गया,
बहुत सारे लोग देश भर में मेरा क्या समर्थन कहा किए। था तब उन्होंने, कुछ कहा? उसी समय जब मैं आया, हालांकि नौकरी में जब था तब भी मैं एक आइडियोलॉजिकल रिश्ता बन चुका था। यानी मैं जब नौकरी में था तो समाजवादी पार्टी प्रशिक्षण शिविर चलाती थी, तो उसमें चाहे वो मंडल कमीशन का मसला हो, संविधान का हो, भारत का संविधान, फिर जाति जनगणना का सवाल हो, मैं उसमें अपनी बात रखने के लिए पहले भी आता रहा और एक रिश्ता वैचारिक बना हुआ था। नौकरी जाने के बाद फिर जब मैं मिलने गया तो उन्होंने कहा जाओ अब भाई, अब तुम्हें ऐसे लोगों को नौकरी बीजेपी आरएसएस नहीं देना चाहती जो आंख में आंख डाल करके सच बोलते हो। तो उन्होंने कहा कि अब आपके पास फैसला करने का वक्त है। मैंने कहा देखिए, नौकरी किसी गुलामी करके तो लेना ठीक नहीं है, अब हम जो काम कर रहे थे उस काम को आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने कहा फिर हम आपके साथ पूरी तरह खड़े हैं। तो वो एक रिश्ता बना हुआ है। उस रिश्ते के चलते जब चुनाव आया, उसके पहले कुछ लिखने पढ़ने का काम, उस विचारधारा को मजबूत करने का काम। चुनाव आया तो चुनाव एक ऐसा लोकतंत्र का ऐसा पर्व होता है जिसमें आपको पक्ष चुनना होता है। निष्पक्ष और तटस्थ होना जैसे कुछ नहीं होता। आप अगर निष्पक्ष हैं, तटस्थ हैं, तो आप सत्ता के साथ हैं। आप अगर सत्ता के खिलाफ हैं तो आपकी किसी के पक्ष में होना होता है। तो हमने फिर तय किया कि हम खुल करके संविधान बचाने वालों के साथ खड़े होंगे। तो उसमें उनके साथ भी रैलियां हुई, कई रैलियां हमने उनके मंच पर साझा की। फिर उसके बाद हमने ये जो पीडीए की बात है, संविधान की बात है, इसे गाँव गाँव ले जाने के लिए पहले फेज से लगभग 5वां फेज आ गया है, ग्राउंड में है। आज संयोग ऐसा है कि हमारी आपकी मुलाकात लखनऊ में हो रही है, क्योंकि कल ही मैं लखनऊ आया और अभी तुरंत फिर मैं पूर्वांचल की तरफ जा रहा हूँ। तो आपने अखिलेश यादव के बारे में बताया, उन्होंने कभी कहा नहीं कि कैंपेन वैम्पिंग कर रहे हो, आ ही जाओ पार्टी में? ठीक बात है। कहा कि नहीं? कहा था उन्होंने, और कहा है, हमने भी कहा कि रिश्ता तो ऑलरेडी बना हुआ है। एक ये विचारधारा का रिश्ता है, तो ये रिश्ता बना हुआ है। अब पार्टी के साथ काम कर ही रहे हैं तो पार्टी के साथ हैं, खुल करके हैं, इसमें कोई लाग लपेट नहीं है। अब अभी तक जितने लोगों के यहाँ हम कैंपेन करने गए वो सारे पार्टी के लोग थे। इवन इंडिया अलायंस में कांग्रेस पार्टी के लिए भी हमने कैंपेन किया। यूपी में आप एक सीट पाएंगे भदोही, जिसमें तृणमूल कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, इंडिया अलायंस के लोग हैं, तो खुल करके उन्हीं के साथ हैं, इसमें कुछ लाग लपेट तो है नहीं। और एक चीज और खुलकर हो रही है, जाहिर सी बात है, गठबंधन में है सपा कांग्रेस पार्टी। हम जहां जहां जा रहे हैं, सपा के कार्यकर्ता भारी संख्या में आ रहे हैं, भले ही कांग्रेस का उम्मीदवार वहां से लड़ रहा हो चुनाव। हमने देखा रायबरेली अमेठी हम गए थे, वहां भी सपा के कार्यकर्ता भारी संख्या में थे। दूसरी तरफ अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी बड़ी पसंद आ रही है लोगों को। आपको भी ऐसा लग रहा है कि लोगों के दिल में रजिस्टर हो रहा है वो? बिल्कुल, ये कोई मतलब मैं अगर इस बात का जवाब, आपके सवाल का जवाब दूंगा तो शायद लोगों को ये लगेगा कि अभी तो ये बता रहा है उन्हीं के साथ है, तो इसका एक बायसनेस होगा कि भाई आप जिनके साथ हैं उनकी तारीफ कर रहे हैं। हम अगर साथ न भी होते तो जो बदलाव है, इस देश की राजनीति एक अहम मोड़ पर खड़ी है। एक तरफ आप देखिए 10 साल की सरकार है नरेंद्र मोदी की, और यूपी में 7 साल की सरकार हो गई आदित्यनाथ योगी की। इन सरकारों से जनता त्रस्त हो गई है और जनता ये कह रही है कि ये झूठ और लूट की सरकार है, और अब तो अति हो गई कि संविधान बदलने और सामाजिक न्याय को खत्म करने की बात कर रहे हैं। लेकिन ये हो गई जनता की नाराजगी। इस जनता की नाराजगी से सत्ता परिवर्तन नहीं होता है। जनता या तो सड़क पर उतर जाती है आंदोलन करने, तो ऐसा तो हुआ नहीं इस देश में। नाराज जनता भी तो वोट डालती है। फिर इस समय चाहिए था कि एक लीडरशिप ऐसी आए जो उस नाराजगी को चैनलाइज करे, उस नाराजगी को एक दिशा दे, एक वैचारिक दिशा दे, एक उसे सत्ता की तरफ ले जाने की कोशिश करे। यह काम उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के नेतृत्व में हुआ, और राहुल गांधी भी, चूंकि उनका एक रिश्ता है अमेठी और रायबरेली से, हमने ये देखा कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी, इन्होंने उस पूरी जनता के सेंटिमेंट को आवाज दी है। मैं मैनिफेस्टो कमेटी में रहा हूं, मैं कांग्रेस के मैनिफेस्टो को भी देखा है। आप देखिएगा कि उनके मैनिफेस्टो में जनता के सवाल हैं। वो पेपर लीक का इशू है, महिलाओं को हम समाजवादी पार्टी कहती है कि 5,000 रुपए महीने देंगे, कांग्रेस पार्टी उसको 1 लाख रुपए सालाना कहती है। महिलाओं की चिंता है, अग्निवीर खत्म करने की बात है, जातिवार जनगणना कराएंगे, संविधान बचाने के न्याय पत्र है। और फिर जब स्पीच में आप देखेंगे पूरा कैंपेन चल रहा है, एक तरफ मोदी है, वो मछली, मटन, मंगलसूत्र, कोई भैंस खोल ले जाएगा तुम्हारा, मुसलमानों को आरक्षण दे देंगे, मुसलमानों को सब कुछ खत्म कर देंगे। ऐसे वक्त में जनता के सवालों पर एक विश्वास पैदा करने का काम अखिलेश यादव ने किया है। उसके बाद ये काम राहुल गांधी ने किया है। और अखिलेश यादव की एक छोटी सी बात बताऊं जिसकी वजह से वो भीड़ आ रही है।
अब तक समाजवादी पार्टी के ऊपर यह आरोप लगाया जाता था कि ये यादवों और मुसलमानों की पार्टी है। बदनाम किया बीजेपी और आरएसएस ने एक साजिश करके इनको टैग किया कि केवल एक जाति और एक धर्म की पार्टी, मतलब मुसलमान परस्त पार्टी है। 80 में से 62 टिकट समाजवादी पार्टी ने दिया। 62 टिकट में केवल 4 या 5 यादव हैं, 4 टिकट मुसलमान, और बाकी टिकट 10 कुर्मी दिया है, 7 कोयरी दिया है, 7 पासी दिया है, 6 निषाद दिया है, 3 जो है कश्यप दिया है, 3 मल्लाह, जाटव सीटें दलितों को रिप्रेजेंटेशन। मेरठ और अयोध्या यानी फैजाबाद 2 सीट ऐसी है जिसमें सामान्य सीट पर दलित कैंडिडेट दिया। पीडीए इसलिए उनका केवल भाषण में नहीं है, पीडीए जमीन पर देखा। ये वो 2 वजहें मैं देखता हूं, जनता के मुद्दों को चैनलाइज करना अपने मुद्दों, अपने मैनिफेस्टो में, अपने भाषण में, और दूसरा उनको रिप्रेजेंटेशन देना। इससे यूपी का माहौल बदल गया है, इसलिए वो आपको भीड़ दिख रही होगी जहां कांग्रेस सपा मसला भी खत्म हो गया। अब तो जनता ये चुनाव लड़ रही है और जनता ने इन दोनों नेताओं में एक यकीन देखा है, इनका बदलाव, इनका बेबाकपन, आंख में आंख डाल करके लड़ना जनता के लिए। वो राहुल और अखिलेश की जोड़ी ने उत्तर प्रदेश की माहौल की फिजा बदल दी है। और मैं अप्रत्याशित बात न कहूं तो 4 जून को उत्तर प्रदेश पूरे देश के लोगों को बेचैन करने वाला है। जी। अच्छा, आपने मैनिफेस्टो का जिक्र किया, हमने भी बात की कि सपा के कार्यकर्ता बहुत दिखाई दे रहे हैं हर रैली में उत्तर प्रदेश में, लेकिन आपको लगता है कि ये जो मैनिफेस्टो में ये रोजगार को लेकर बात हुई या अग्निपथ को लेकर बात हुई, युवाओं से जुड़े मुद्दों के बारे में बात हुई, ये क्या चर्चा सिर्फ सड़कों तक सीमित है या ये वोटों में भी बदलेगी? ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि हम जब जा रहे हैं लोगों के बीच तो वोटर्स साइलेंट भी नजर आ रहे हैं वहां पर, तो गेज कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। मैं भी लगातार चुनाव में लोगों के बीच हूँ। मैंने भी ये महसूस किया कि ये पहले चरण से ये चुनाव बहुत खामोश रहा। दूसरे चरण में आते आते वो जो नारा था, जो संसद भवन में खड़े होकर के एक अकेला सब पर भारी है, उसके बाद जैसे राम मंदिर उद्घाटन हुआ, 26 जनवरी तक जाते जाते बीजेपी को समझ में आ गया कि फेल है मामला। जिसको मंदिर के नाम पर वोट देना था वो ऑलरेडी बीजेपी को दे चुका था। अब बीजेपी ने 400 पार का नारा दिया, और जैसे ही 400 पार का नारा दिया उन्हीं के लोगों ने कहा कि संविधान बदलने की जरूरत है, इसलिए 400 सीटें चाहिए। यह बात जनता तक पहुंच गई, और मैं ये बात गारंटी और दावे से कह सकता हूं कि आज की तारीख में पहले दूसरे चरण से ही ये देश का चुनाव संविधान बचाने का चुनाव बन गया। और जैसे ही ये बात आई कि ये संविधान बदल देंगे, इस बात को अखिलेश यादव या राहुल गांधी, इन दोनों बड़े नेताओं ने क्लियर कट मैसेज के साथ कहा कि संविधान क्यों बदलना है? क्योंकि आरक्षण खत्म करना है। संविधान क्यों बदलना है? क्योंकि दलित, पिछड़े, आदिवासियों को हक अधिकार जो न्याय मिला था उसको छीन लेना चाहती है। दूसरे चरण से ही उनकी भाषा बदल गई, वो 400 पार नहीं कह रहे। फिर वो क्या कहे कि अरे भाई ये संपत्ति बांट के मुसलमानों को दे देंगे, यानी चुनाव को हिंदू मुसलमान कर दिया जाए। 5वें चरण तक आते आते यूपी में नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री, जो कि 10 साल प्रधानमंत्री रहे हैं, सबके प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री के पद पर बैठे शख्स को यह बोलना पड़ा कि कांग्रेस और सपा वाले अगर आ गए तो राम मंदिर पर ताला लगा देंगे। जबकि अखिलेश यादव हो या राहुल गांधी हो, एक लफ्ज भी उन्होंने मंदिर पर नहीं बोला, वो जनता के मुद्दों पर बात कर रहे हैं। ये बीजेपी की बौखलाहट बताती है कि जो मैसेज देना था संविधान बचाने का, ये मैसेज जनता तक जा चुका है। अच्छा, जो आपने संविधान की बात कही या जो आरक्षण की बात कही, उस पर अमित शाह का ये कहना है कि अगर ऐसा होता, हम 10 साल सरकार में थे, हम कर देते अगर करना होता तो, लेकिन ऐसी मंशा नहीं है। वो कह रहे हैं नहीं, मंशा है, और ऑलरेडी उन्होंने बहुत कुछ कर भी दिया है। इतने संत और महात्मा फकीर लोग नहीं है ये। इतनी मासूमी से जब वो टीवी इंटरव्यू में बैठते हैं तो प्रधानमंत्री भी बोलते हैं मैं भी हिंदू मुसलमान नहीं करता। 24 घंटे नहीं बीता है और अगली रैली में जाकर के वही प्रधानमंत्री कहते हैं कि देखो भैया, ये सारा मुसलमानों को 15% लोगों को, बयान है प्रधानमंत्री का कि 85% लोगों की चीजें 15% मुसलमानों को दे देंगे। तो उसके पहले वाले बयान तो अनगिनत बयान है, कपड़े से पहचानना, घुसपैठिए, ज्यादा बच्चे पैदा करना, ये प्रधानमंत्री की भाषा है। अमित शाह कहते हैं कि संविधान नहीं बदलना। क्या छोड़ा है आपने संविधान में? वो बाबा साहब का जो संविधान है वो इतना कमजोर होता है तो कब तक ये खत्म कर चुके होते। सीजेआई से लेकर के चीफ इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति क्या होगी, प्राइवेटाइजेशन से रिजर्वेशन खत्म हो रहा है, कौन सी संवैधानिक संस्था ऐसी बची हुई है जिसका वह स्टेटस बचा हुआ है जो बाबा साहब के संविधान में था। सारी चीजें तो ये बदल रहे हैं, और जैसे ही संविधान कमजोर होगा
उसमें यूएपीए से लेकर के तमाम ऐसे प्रावधान ऑलरेडी लाए जा चुके हैं जिन पर आतंकवादियों को जेल में होना चाहिए था, उस पर पत्रकार जेल में है, उस पर प्रोफेसर जेल में है, उस पर सोशल एक्टिविस्ट जेल में है। अगर ये सरकार आई तो ये उसी काम को जो ऑलरेडी वो कर रहे थे 10 साल में, वो सारा काम बढ़ा करके संविधान को बदल देंगे। तो सफाई देना, तो सफाई तो वो देता है जिसके मन में चोर होता है। अगर आपको संविधान नहीं बदलना तो आपको इस मुद्दे पर आना ही नहीं था। ये तो विपक्ष की कामयाबी है कि वो आपको अपने मुद्दे पर ले आया। इसका मतलब ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो सरकार चला रहे थे, वो सरकार दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी, आदिवासी विरोधी साबित हो गई। और आपने कहा ना कि वोटर साइलेंट है, मैं भी कह रहा हूं वोटर साइलेंट है, लेकिन अब पूर्वांचल में जैसे जैसे जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश में इनकी हालत खराब है। और मैं कोई अप्रत्याशित बात नहीं कह रहा हूं। 4 जून को हम भविष्यवाणी तो नहीं करेंगे, पर्चा बनाने वाले बाबा तो हम हैं नहीं, लेकिन मेरा यकीन ये कहता है कि अगर बीजेपी बेईमानी न करे तो बीजेपी 50 सीटों से अंदर है यूपी में। 30 से ज्यादा सीटें यूपी में गठबंधन जीतने जा रहा है। वो तो 80 में से 80 कह रहे हैं। कौन? भाजपा वाले तो कहते हैं, भाजपा तो 400 पार कह रहे हैं। भाजपा 400 पार आएगी कहां से? राजस्थान में उनकी सीटें कम हो रही हैं, महाराष्ट्र में उनकी सीटें कम हो रही हैं, कर्नाटक में उनकी सीटें कम हो रही हैं, बिहार में उनकी सीटें कम हो रही हैं, और ठीक ठाक कम हो रही हैं। हरियाणा में उनकी सीटें कम हो रही हैं, दिल्ली में उनकी सीटें कम हो रही हैं। झारखंड में आप मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल रहे हो, और अमित शाह कह रहे हैं कि संविधान को कुछ नहीं करने देंगे। चुने हुए मुख्यमंत्री जेल में, सोशल एक्टिविस्ट जेल में, आदिवासियों पर इतने मुकदमे लगाए, छत्तीसगढ़ झारखंड में हर जगह गया हूँ, कौन नहीं है जो जेल में है? उन सब जगह सीटें कम हो रही हैं। अच्छा, आप जगह जगह घूमे हैं, 5 फेज अब इलेक्शन के होने को आ रहे हैं, क्या बड़ी पिक्चर अगर आप हमें दिखाना चाहें, क्या बड़ी पिक्चर है बिना किसी बायस के? मेरा बायसनेस है कि मैं संविधान बचाने वाले लोगों के साथ खड़ा हूँ, लेकिन फिर भी मैं जनता के साथ खड़ा हूँ असल में, और इसलिए बिना बायस्ड हुए कह रहा हूँ। अभी जो वाक्य कहा फिर से दोहरा रहा हूँ, अगर बेईमानी पर उतारू न हो बीजेपी। संभल में बीजेपी ने क्या किया? क्या पुलिस प्रशासन ने वोट डालने जो लोग जा रहे हैं उनको परेशान नहीं किया? क्या वोट डालने में परेशान नहीं कर रहे? क्या गांव के प्रधान के पास नहीं जा रहे? क्या गांव में पुलिस लोगों को परेशान नहीं कर रही? इस कन्नौज में क्या किया? तो ये अगर बीजेपी और करेगी तो भाई बीजेपी है, वो कुछ भी कर सकते हैं। अगर ये सब न हुआ, ईमानदारी से चुनाव हो, आज की तारीख में बीजेपी यूपी में हाफ हो रही है, ये मेरा दावा है। हाफ हो रही है, सीधे उसकी सीटें आधी हो रही हैं। लेकिन चुनाव परिणाम जब आएगा तो हम देखेंगे, क्योंकि यह चुनाव जनता का चुनाव बन गया। पॉलिटिकल पार्टियां कोशिश कर रही हैं कि उस जनता के चुनाव को हम चैनलाइज करके एक जगह पर संघनित कर दें। जनता ये चुनाव लड़ रही है और जनता बीजेपी को देश की सरकार से हटाना चाहती है। देश के दलित, पिछड़े, आदिवासी, बसपा का कोर वोटर, मैं आज फिर से कह दूं आपके यहाँ, क्या आकाश आनंद जैसा लीडर बसपा में लंबे समय से दिख रहा था? क्या तेवर था, क्या भाषा थी। हम खुश थे कि चलो बहुजन समाज के बीच से वो काम हुआ है। और क्यों उनका चुनाव रोक दिया गया? क्यों उनको अब नहीं भेजा जा रहा है? क्यों बसपा ने कैंडिडेट बदल दिए? ये जो संविधान बचाने वाले लोग हैं आज की तारीख में, वो बीजेपी के खिलाफ खड़े हैं, और इसका फायदा इंडिया गठबंधन को मिलने जा रहा है। तो मैं कोई बायसनेस नहीं है, मैं जनता की नब्ज पकड़ के पूरा यूपी घूम रहा हूँ। मैं उस नब्ज के आधार पर कह रहा हूँ कि जनता तैयार है कि इस बार बीजेपी की सरकार नहीं आएगी। लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि जब हम लोगों के बीच में गए, वो कह रहे हैं कि विकल्प क्या कोई है, क्योंकि जो गठबंधन है उन्होंने अपना प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट की घोषणा जो है वो नहीं की है। आपको कोई ऐसा भावी चेहरा नजर आता है? जो मतलब हम देख रहे हैं कि राहुल गांधी आगे से लीड कर रहे हैं, लेकिन औपचारिक तौर पर कोई घोषणा नहीं की। उसे सत्ता रूट बीजेपी जो है वो इस्तेमाल कर रही है कि भाई आपका चेहरा है कौन फिर? असल में देश की राजनीति में चेहरा आधारित राजनीति होनी ही नहीं थी। ये तो बीजेपी लगातार उसे चेहरा आधारित बना रही है। जो मेरे आजमगढ़ में वोट देगा वो सांसद चुनेगा, वो प्रधानमंत्री नहीं चुनेगा। जो लखनऊ में या पूरे देश में जो वोट दे रहा है वो सांसद चुन रहा है, वो पार्टी और विचारधारा को चुन रहा है। अगर एक विचारधारा जीतती है, संविधान बचाने वाली विचारधारा जीतती है, तो उसके पास तो मल्टीपल ऑप्शन है। उसके पास एक से एक नेताओं की फहरिस्त है। सवाल नेता के चेहरे का है ही नहीं। चेहरा दूल्हा का देखा जाता है बारात में, यहाँ कोई दूल्हा और बाराती का रिश्ता नहीं होता। लोकतंत्र में देश का संविधान ये कहता है कि हम विचारधारा के आधार पर एक ऐसा नेता चुनते हैं जो सांसद होता है, और सारे सांसद मिलकर के प्रधानमंत्री चुनते हैं।
बीजेपी तो ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को ही नहीं बता रही कि हमने चेहरा पहले चुन दिया। हम उस डेमोक्रेसी को असल में इंडिया गठबंधन के लोग उसे जी रहे हैं, उसकी प्रैक्टिस में है। ये चुनेंगे सांसद, जो पार्टी जितना मजबूत होगी एक साथ बैठेंगे और वो फिर अपना चेहरा भी चुन लेंगे। ये बीजेपी वाले तो कल तक कहते थे कि कोई गठबंधन नहीं बचेगा, सब टूट जाएगा। तोड़ने के लिए नरेंद्र मोदी पहले गए, नीतीश कुमार को ले रहे हैं, परिवारवादी भ्रष्टाचारी कोई हमारे साथ नहीं होगा। जयंत चौधरी परिवारवादी हैं, चले गए वहां पर, भाई उनकी परिभाषा में। राज ठाकरे से लेकर के अजीत पवार उनके साथ। तो जिस गठबंधन के लिए वो भविष्यवाणी कर रहे थे कि वो तो टूट जाएगा, वो गठबंधन आज इनके लिए चुनौती बन गया है। तो जो वो सोचते हैं उससे बाहर देश की जनता आगे सोच रही है। इसलिए इंडिया गठबंधन इतनी मैच्योरिटी से चुनाव लड़ रहा है कि इंडिया गठबंधन के पास मल्टीपल ऑप्शन है। जो अपने पहले बीजेपी को सत्ता से बाहर करेगा और फिर एक टेबल टॉक होगी, और देखिएगा शाम को मीडिया वालों को बुला के कहा जाएगा कि हमने ये फैसला ले लिया है, फला प्रधानमंत्री बनेंगे, फला रक्षा मंत्री बनेंगे, फला विदेश मंत्री बनेंगे, गृह मंत्री बनेंगे। ये तो इस देश में बहुत पहले से प्रैक्टिस होती रही है। सीटें कितनी आ रही है गठबंधन? मैं फिर से कोई दावा करने की बजाय मैं कहूँगा कि जनता बीजेपी को हराना चाह रही है। मेरा मानना ये है कि बीजेपी 160 से 180 के बीच जाती दिख रही है, और ये सारी पार्टियां मिल करके मेजॉरिटी तक पहुंच जाएंगी। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इस बात का इंतजार करते हैं कि अगर एनडीए गठबंधन में आया तो उसके साथ, नहीं तो इंडिया गठबंधन के साथ। ये देश की पैन इंडिया राजनीति यही है। मेरा मानना है कि आज की तारीख में इंडिया गठबंधन सरकार बना रहा है। अब 4 जून को अंतिम फैसला आएगा जिसे हम सब स्वीकार करेंगे। लेकिन आपने सीटों का क्या अनुमान बताया? अब मैंने कहा ना कि बीजेपी आज की तारीख में 160 से 180 के बीच रहेगी। ये मेरा कैलकुलेशन है। जैसे यूपी में मैं आज की तारीख में अंदाजा बताऊं कि 35 से 40 सीटें ऐसी हैं जिसमें से 20 सीटें इंडिया गठबंधन जीत रहा है। 20 सीटें ऐसी हैं जिसपे वो एज पर है, 20 सीटें ऐसी हैं जिसमें वो बढ़त पे है। उत्तर प्रदेश में वो 40 सीटें हैं जो बीजेपी को परेशान कर रही हैं। अच्छा। उन 20 सीटों पर अगर बेईमानी नहीं हुई तो ये 40 सीटें यूपी में हम मतलब इंडिया गठबंधन के लोग जीत रहे हैं। पूरे देश में 200 से कम रहेगी बीजेपी, और जाहिर सी बात है जब वो 200 से कम रहेंगे तो उनके खिलाफ वाले लोग 343 होंगे। तो वो ये सीटों का आंकलन मेरा कहता है। कुछ सीटों के बारे में आप बताना चाहेंगे जहां आप कह रहे हैं कि एज पर है एकदम? जैसे मैं कहूँ कि सहारनपुर, मुरादाबाद, कैराना, ये सारी जीती हुई सीटें मैं गिना रहा हूँ जो हम जीत रहे हैं। फिर संभल, इकरा हसन जीत जाएंगी वो। हमारा कहना ये है कि वो जीत रही हैं। फिर बदायूं के बाद आ जाए फरुखाबाद, संभल, ये सीटें हम मतलब जीत रहे हैं। अब ये हमारा एक कैलकुलेशन है। फाइट वाली सीटें कौन सी हैं? जैसे बरेली के बगल में एक सीट है आंवला, एटा में हम फाइट में हैं लेकिन एज पर हैं। एटा, फरुखाबाद के बाद आप चले जाइए फतेहपुर सीकरी, वहाँ का समीकरण ऐसा बदल गया है, वहाँ बीजेपी वाले ही बीजेपी, कई सीटें ऐसी हैं जहाँ बीजेपी वाले ही बीजेपी को हरा रहे हैं। जैसे बरेली, संतोष गंगवार का टिकट काटना, हो सकता है गठबंधन चुनाव जीत जाए। अच्छा। ये है समीकरण, हर सीट का समीकरण अलग है। पैन इंडिया कोई इशू बन नहीं पाया। कल तक 14 में हो रहा था कि एक मौका मोदी को दे दें, 19 में पुलवामा, बहुत सारी चीजें थी। इस बार पैन इंडिया इशू नहीं है, लोकल इशू है, इसलिए हम ये सीटें गिन रहे हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, मैनपुरी, बदायूं के बाद आप कानपुर की सीट पर फाइट है। आप जैसे लखनऊ आ रहे हैं तो लखनऊ की सीट पर चलो बीजेपी एज पर है, हम इसको नहीं कहेंगे राजनाथ सिंह हार रहे हैं, लेकिन मोहनलालगंज में बीजेपी मुश्किल में है। अच्छा। आप रायबरेली आप जीतने के लिए राहुल गांधी को कह रहे हैं जीत सकते हैं, लेकिन अमेठी क्या स्मृति ईरानी जीत जाएंगी, कोई दावा नहीं है। अमेठी में लड़ाई हो गई है और समीकरण बदल गए। ऐसे ही जब आगे बढ़ेंगे तो गोंडा की सीट, गोंडा में जो प्रत्याशी है वहाँ का लोकल समीकरण, अखिलेश यादव जी ने जो पीडीए दिया है ना, ये पीडीए चुनाव जितवा रहा है हमें। गोंडा में श्रेया वर्मा की सीट है, बस्ती में आप चले जाइए, डुमरियागंज में चले जाइए, फिर उधर आगे बढ़ते जाइए। हम गोरखपुर नहीं जोड़ रहे हैं, हम कह रहे हैं आजमगढ़ जीत रहे हैं तो लालगंज, गाजीपुर, ये सीटें हम ऑलरेडी जीत रहे हैं। रॉबर्ट्सगंज तक में टिकट ऐसा दिया गया है कि वहाँ पर लड़ाई बदल गई। इधर आ जाइए, फूलपुर हम जीत रहे हैं, इलाहाबाद हम जीत रहे हैं। ये वो सीटें हैं जिसमें से अब कुछ सीटें ऐसी हैं जो 20-25 हज़ार की मार्जिन है। हमें डर यही है कि 20-25 हज़ार की मार्जिन वाली सीटों पर बीजेपी है, वो कुछ भी कर सकती है। तो हमारा दावा ये है कि हम 40 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं, लेकिन बीजेपी है भाई, सजग रहना होगा, आखिरी दिन तक सजग रहना होगा, वोट की गिनती तक सजग रहना होगा। अगर ये सब हो गया तो बीजेपी ये इस समीकरण से चुनाव का। रायबरेली अमेठी की थोड़ी बात करेंगे। अब तक जो माहौल आपने सुना है, देखा है वहाँ के बारे में, रायबरेली पहले क्या लग रहा है, वहाँ क्या माहौल है? मेरा मानना है कि रायबरेली एक कुछ चीज़ें होती हैं ना पॉलिटिक्स में, इमोशन की होती हैं।
नरेंद्र मोदी ने गुजराती इमोशन को कभी नहीं छोड़ा, फिर वो रिलीजन वाले इमोशन पर चले गए, अब वो रिलीजन वाले इमोशन को कैसे करते हैं। कांग्रेस पार्टी के पुराने वर्कर एक इमोशन से जुड़े हुए हैं अमेठी और रायबरेली से। अमेठी का समीकरण बदल गया था पिछली बार, कुछ कई वजह हैं वहाँ के। रायबरेली चूंकि लंबे समय से कांग्रेस पार्टी की अपनी एक सीट रही है, तो एक इमोशन जुड़ा हुआ है, और राहुल गांधी उस इमोशन के एक रिप्रेजेंटेटिव बन गए हैं। इस लिहाज से अगर हम कहें तो रायबरेली पर सपा ने समर्थन कर दिया। बीजेपी ने खेल क्या किया, हाँ जी बताइए। बीजेपी ने खेल क्या किया कि सपा का जो एक मुख्य सचेतक अखिलेश यादव उसे कहते हैं, वो हमारा चेतक था जो आरएसएस में जाता था, वहां की खबरें ला के देता था, इनको बीजेपी तोड़ ले गई। जब तक वो सपा में तब तक वो भ्रष्टाचारी है, परिवारवादी है, गायत्री प्रजापति परिवारवादी है, और जब बीजेपी का साथ चले गए तो ये बीजेपी ने काम किया अमेठी और रायबरेली को लेकर, यहाँ के नेताओं को तोड़ कर ले गए, और कई नेताओं को वहाँ चुनाव हराने के लिए रायबरेली में कोशिश। मनोज पांडे के बारे में, मनोज पांडे जाहिर सी बात है, सब लोग जान रहे हैं, इतना आलीशान घर है कि वो उस पर अगर जांच हो जाए, यहीं के एक अधिकारी है, उन्होंने एक एप्लीकेशन दे दिया है, तो जब तक सपा में था तब तक वो भ्रष्टाचारी हैं। अब अमित शाह उनके घर जा रहे हैं तो वो तो राष्ट्रभक्त हो गए, वो धर्म भक्त हो गए, सब राम मंदिर याद आ रहे हैं। और यहाँ रह करके इसी पार्टी ऑफिस में उन्होंने पूजा की है, राम मंदिर के नाम पर जो बयान था सब दिया। ये बीजेपी ने किया है। बीजेपी चुनाव हराने के लिए किसी भी भ्रष्टाचारी को अपनी वॉशिंग मशीन में डाल करके पवित्र और देशभक्त बना रही है, बंगाल से लेकर के महाराष्ट्र तक, यूपी से लेकर के अमेठी रायबरेली तक। तो ये जो बीजेपी ने कोशिश की, इसकी वजह से थोड़ी मुश्किलें आई। लेकिन जब अखिलेश यादव और राहुल गांधी की रैली हुई, तो जो कार्यकर्ता होता है ना, कार्यकर्ता एक इमोशन और आइडियोलॉजी से जुड़ा होता है। अखिलेश यादव के पास एक इमोशन और आइडियोलॉजी है, राहुल गांधी के पास एक इमोशन और आइडियोलॉजी है। ये दोनों चीजें उन कार्यकर्ताओं को गोलबंद कर रही हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ रायबरेली राहुल गांधी भारी मार्जिन से जीतेंगे। इवन प्रियंका गांधी उस इमोशन को जोड़ रही हैं पब्लिक से। अमेठी में आश्चर्य न हो अगर स्मृति ईरानी चुनाव हार जाए, क्योंकि जनता उन्हें हराना चाहिए। फतेहपुर की सीट का जिक्र मैंने नहीं किया, प्रतापगढ़ की सीट का जिक्र मैंने नहीं किया, ये सारी बीजेपी जीती हुई थी, और मैं इन जगहों पर गया हूँ, फतेहपुर, प्रतापगढ़, रायबरेली, उसके बाद फिर फूलपुर इलाहाबाद की, यहाँ बीजेपी जीती थी। आज की तारीख में वहां के लोग कहते हैं भाई ये सांसद 10 साल रहा है, इसने कुछ नहीं किया, वो उसको हरा रहे हैं। तो ये समीकरण से अमेठी में स्मृति ईरानी के लोग पूछते 13 रुपए किलो चीनी नहीं मिली, सिलेंडर लेके लोग घूम रहे हैं, तो वो समीकरण बीजेपी के खिलाफ चला गया। आधा एंटी इनकम्बेंसी, आधा पॉलिटिकल सिनेरियो और आधा लीडरशिप, इन सब से मिल करके चुनाव बदल गया है यूपी का। जी, आप कह रहे हैं कि स्मृति ईरानी हार सकती है, सीट फंस सकती है? सीट फंसी हुई है, लेकिन उनके सामने केएल शर्मा है, कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट। आपको लगता, और मैंने पूरा उनसे बातचीत की, कैंपेन देखा, बड़ा लो प्रोफाइल कैंपेन है। दूसरी तरफ स्मृति ईरानी बड़ा चेहरा है जिन्हें हर किसी ने देखा है, सुना है, पहले टीवी सीरियल्स में थी, अब यहाँ पर हैं, तो एक हर जगह लोगों के बीच वो जानी जाती है। असल में चेहरा तब मायने रखता है जब जनता बहुत वोकल होती है। 14 के इलेक्शन में जनता वोकल थी, 19 के इलेक्शन में और वोकल थी। आपको भी, आप जमीन पे देख रहे होंगे, हम भी देख रहे हैं, जनता बहुत शांत है, क्योंकि अब ये चुनाव चेहरे पर बचे ही नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूँ, नरेंद्र मोदी जी से बड़ा चेहरा किसका है बीजेपी के पास? और योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी की टीम में क्या खटपट हो रही है यूपी में, इस पर तो हमने बात ही नहीं की। बताइए। वही बात है कि भाई कौन मुख्यमंत्री बदल जाएगा, कौन रहेगा। क्या बीजेपी का एक नेता जो कैसरगंज से चुनाव लड़ता है, उसके बेटे को टिकट मिल गया, ब्रजभूषण शरण सिंह, वो ये बोल दे कि इस उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री ए.के. शर्मा जी, इसका मतलब यूपी में सब कुछ ठीक नहीं है। ऐसे ही थोड़ा राजपूत इतने नाराज हो गए। इस राजपूतों को नाराज करने में यहाँ के राजपूत मुख्यमंत्री की बड़ी भूमिका है, क्योंकि उनको भी लगता है कि अगर ये जीत गए दिल्ली में तो उस मुख्यमंत्री से हटा देंगे, कहीं हमारा भी रमन सिंह और शिवराज सिंह चौहान और खट्टर ना हो जाए। ये समीकरण बीजेपी के अंदर चल रहा है। सबसे बड़ा फेस वैल्यू होती थी नरेंद्र मोदी की, वो फेस बहुत तेजी से अपना भरोसा खो दिया जनता का। तो वो जो जनता का भरोसा खोया है ना, जनता चुनाव लड़ रही है, क्योंकि अब उस फेस के पास कुछ गिनाने को नहीं बचा है ना। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यूपी की पॉलिटिक्स बदल गई है साहब। अखिलेश यादव और राहुल गांधी केवल चेहरा नहीं है, जनता के रिप्रेजेंटेटिव बन गए हैं। मोदी जी केवल चेहरा बन रहे हैं, स्मृति ईरानी केवल चेहरा है। अगर वो चेहरा है भी तो लोग उनके जनसभा में पूछ रहे हैं कि मैडम 13 रुपए किलो चीनी नहीं मिल रही, जवाब है कुछ क्या? अग्निवीर है, पेपर लीक है। आप इलाहाबाद से लेकर के पूरे यूपी में घूम जाइए, आप पेपर लीक पर ये लोग बोल नहीं रहे।
30 लाख नौकरी देने की बात ये इंडिया गठबंधन कर रहा है। महंगाई से त्रस्त हैं। यहाँ आवारा पशुओं का एक मुद्दा है। 22 के चुनाव में यही चेहरे के लोग बोले थे कि हमने स्कीम बना ली है, 22 में हमारा मुख्यमंत्री बन जाएगा, सारे आवारा पशु खत्म। गांव गांव में या जाकर देखिए, मैं घूमा हूँ, लोग रात भर अपना फसल इंतजार कर रहे हैं। और इस तरह के मुद्दे हैं, इसलिए मैंने आपको ये टोका कि चेहरे पर चुनाव ही नहीं हो रहा है। जनता चुनाव लड़ रही है, जनता खामोश है, जनता अपने मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है, और ये चुनाव बहुत चुपचाप हो सकता है सत्ता को बदल दे। डॉक्टर लोहिया कहते थे कि रोटी पलटी न जाए तो जल जाती है, और मुझे लग रहा है कि जनता रोटी खाना चाहती है, रोटी जलाना नहीं चाहती। नेता रोटी जलाना चाहते हैं, तो इसलिए रोटी पलट रही है। मैं रोटी को पलटता हुआ देख रहा हूँ, पलटता हुआ देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण जी न्यूज़ तक से बात करने के लिए। बहुत चर्चा हमने की खासतौर पर उत्तर प्रदेश को लेकर। आप लोगों का इस पर क्या कहना है, आप कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। कैमरा पर्सन कोयल के साथ निधि तनेजा, न्यूज़ तक।